जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं मेरे देश के सभी भावी फौजी। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को कल बताया था कि मैं एक पूरा फुल प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं, तो वो प्रैक्टिस सेट आज हमारा आ चुका है, जिसमें हमने कौन कौन से विषय को लिया है। तो इसमें सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य विज्ञान होगा। कौन होगा? सामान्य सामान्य विज्ञान है और आपका रीजनिंग होगा। क्या? रीजनिंग भी हो गया। रीजनिंग के भी पूरे 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सामान्य विज्ञान के भी पूरे 15 क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के भी 15 होंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो हमारे टोटल आज कितने प्रश्न होंगे? आज हमारे 35 क्वेश्चन होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा फुल प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा। हो सकता है कि जल्दी ही आपको अपनी मैथ की क्लास भी दी जाएगी, जो कि आर्मी अग्निवीर जीडी। और आपको मैं बता दूँ कि ये क्लास किस किस चीज़ के लिए है। तो ये आपकी आर्मी जीडी के लिए है। किस चीज़ के लिए है? आपके आर्मी जीडी के लिए है। जीडी की खातिर है। टीडीएन मतलब ट्रेडमैन के लिए है। डब्ल्यूएमपी और टीए, जो टीए आर्मी अभी आने वाली है, टीए आर्मी, ये 4 चीज़ों के लिए ये क्लास बेहद इम्पोर्टेंट और एकदम खास क्लास है। आप अगर अभी तक अपनी इस तैयारी को नहीं जुटे हैं तो जुट जाइए, क्योंकि टीए में देखिए आपका रेस तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपका क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो नैनीताल किस राज्य में स्थित है? हमारा जो पहला प्रश्न, नैनीताल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैनीताल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ किस संप्रदाय से संबंधित है? स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से है? जो सिखों का स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में है। कहाँ पर? अमृतसर में है। तो किस जाति के लोग का वो मंदिर है? तो स्वर्ण मंदिर जो होता है वो किस जाति के लिए है? वो सिख जाति के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सिख किससे संबंधित है? और ये स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। कहाँ पर है? अमृतसर में। ये भी पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ये अमृतसर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि जोधपुर किस राज्य में स्थित है? केरल में, जयपुर में, गुजरात में या फिर बिहार में? तो जोधपुर किस राज्य में स्थित है? तो जोधपुर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जो कि किस राज्य में यहाँ पर पूछे है। तो राज्य मतलब राज्य तो जयपुर कोई है नहीं, तो जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो इसको ऑप्शन नंबर बी को काट दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। जोधपुर स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी काट के यहाँ पर राजस्थान कर लीजिए, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। राजस्थान में स्थित जो है जोधपुर। जोधपुर के जो राजस्थान की राजधानी होती है वो जयपुर है। तो यहाँ से मिस्टेक हो गया था। राजस्थान की राजधानी क्या होगी? तो जयपुर होगी। और जोधपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राजस्थान। ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 4 नंबर, कर्नाटक की राजधानी कहाँ स्थित है? राजस्थान में, लखनऊ में, बेंगलुरु में या फिर गांधीनगर में? तो इसके कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, जिसे हम बेंगलोर भी कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अब आप बताइए राजस्थान की राजधानी क्या होगी? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जो अभी आपको पीछे हमने बताया था, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और गांधीनगर कहाँ की है? तो गांधीनगर कहाँ की है? गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। गांधीनगर है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन आष्टी, गांधीनगर, कंचनजंगा या फिर माउंट एवरेस्ट? गांधीनगर। तो इसका ऑप्शन नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रही है, तो भारत की सबसे ऊंची कौन है? केटू गार्डविन आस्टीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछ लेता कि पूरे विश्व की, कहाँ की? विश्व की, तो वो हो जाता है कौन? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में। कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और ये कहाँ की है? तो ये पूरे विश्व की है।
और कहाँ पर, नेपाल में स्थित है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? अहमदाबाद, चंपारण, नर्मदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ पर शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद से शुरू हुआ था। ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा लिखा है, ये एक नदी है। क्या है? नदी है। नर्मदा एक नदी है जो कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, विराट कोहली का संबंध है किससे? हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट से या फिर फुटबॉल से। तो विराट कोहली का संबंध ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ से है? क्रिकेट से है। कहाँ से? क्रिकेट से है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर चौथा। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 7वां स्थान है। और हमारा अगला 9वां क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त चंगेज खा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन महापद नंद है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये चंद्रगुप्त वंश के शासक हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, एम के बनर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ए। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो ये 1885 ईस्वी में की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई। किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, बाली, कुआलालंपुर या फिर सुमित्रा। तो इंडोनेशिया की राजधानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा है? जकार्ता है। और ये राजधानी वाला जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग राजधानी सभी, जितनी राजधानी है सभी राजधानी आप लोग याद कर लीजिए। याद करके अपनी कॉपी में लिख के याद कर लीजिए क्योंकि राजधानी हमेशा पूछी जाती हैं। एक या दो राजधानी तो हमेशा ही पूछी जाती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 13 कि उज्जैन में कौन सा मंदिर स्थित है? उज्जैन में कौन सा मंदिर स्थित? महाकालेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सबरीमाला मंदिर या फिर सूर्य मंदिर। तो उज्जैन में कौन सा मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। ये जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कहाँ पर? कोणार्क में है। ये भी बहुत कोणार्क, कहाँ पर? कोणार्क में है। ये भी बहुत पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। और पूछ रहा है कि उज्जैन में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो महाकालेश्वर, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने किस साल की थी? 1922, 1921 या 1926 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फतेहपुर सीकरी बनवाया था किसने? बनवाया था फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो शाहजहां, अकबर, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने बनवाया था? तो इसे अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अब आप कह दीजिए शाहजहां किसने, शाहजहां ने क्या बनवाया था? तो इन्होंने ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया है? ताजमहल। ताजमहल जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आगरा जिले में। कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। कौन सा? आपका ताजमहल। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन को। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया समान विज्ञान के। यहाँ पर समान विज्ञान के आपके कितने प्रश्न होंगे? तो समान विज्ञान के भी आपके टोटल कितने? 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनको भी करना आपको ज़रूरी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि
कौन सा धातु अधातु जल को शुद्ध करता है? कौन सा अधातु जल को शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर आयोडीन? तो कौन सा अधातु है जो जल को शुद्ध करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्लोरीन। कौन सा होगा? क्लोरीन। ये जो होता है ये जल को शुद्ध करता है, क्लोरीन। और आयोडीन जो होता है ये घेंघा नामक रोग जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। आयोडीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो घेंघा नामक रोग में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ये ग्रेफाइट जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये पेंसिल की नोक में होता है। कहाँ पर होता है? पेंसिल की नोक में। क्या होता है? पेंसिल की नोक में ये ग्रेफाइट होता है। कहाँ पर? पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, लीवर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसे प्रभावित करता है? तो लीवर को प्रभावित करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा कौन सा नहीं है? कपास, ऊन, रुई या फिर नायलॉन? तो ये सभी को पता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, नायलॉन, जो कि प्राकृतिक रेशा नहीं है और बाकी तीनों अप्राकृतिक रेशा हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर, रोंटगन, क्यूरी या फिर नोबेल? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। ये जो रोंटगन है इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने एक्स रे जो होते हैं इसका आविष्कार इन्होंने रोंटगन ने किया था। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला पदार्थ कौन सा है? गेहूँ, चावल, मक्का या फिर आलू? तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा है जो कि अपने यहाँ भी सबसे ज़्यादा खाया जाता है? ये बिल्कुल राइट ऑप्शन चावल होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। अगर उसके बाद लिखा है एसिड कहाँ रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, एसिड कहाँ रखा जाता है? कांच के कंटेनर में, लोहे के कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एसिड कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसे कहाँ रखा जाता है? कांच के कंटेनर में रखा जाता है। इसे कहाँ रखा जाता है? कांच के कंटेनर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, निम्न में से संचारी रोग है? कैंसर, क्षय, स्कर्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से संचारी रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका, जो कि क्षय एक संचारी रोग है और बाकी इसमें से कोई नहीं। स्कर्वी रोग, ये जो स्कर्वी लिखा है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्वी ऐसे लिखा जाता है, स्कर्वी, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है जो कि गलत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि तारे किसके कारण चमकते हैं? स्वयं की रोशनी से, चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, तारे स्वयं की रोशनी से चमकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश है ऊर्जा, शक्ति, विद्युत या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, जो कि विद्युत, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, टाइफाइड, ज्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, एनीमिया होता है। यहाँ पर लिखा लोहे की कमी से, कभी कभी ये पूछ लेता है कि आयरन की कमी से, किसकी कमी से? आयरन, लोहे को ही आयरन कहा जाता है, तो ये भी पूछ लेता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया ही होता है। कौन सा होता है? एनीमिया ही होता है। चाहे लोहा पूछे या फिर आयरन, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब विद्युत या फिर जल या फिर वायु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? सभी लोग को पता है कि जनरेटर क्या विद्युत करता है? विद्युत उत्पन्न करता है, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये लिखा हुआ है, जल का सूत्र आप सभी लोग बता सकते हैं क्या होता है? जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। और जो भारी जल होता है उसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है। D2 किसका होता है? ये भारी जल होता है। क्या होता है? भारी जल होता है, इसका सूत्र D2O होता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर, आइए अपनी क्लास में दोबारा आते, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा टच हो गया था तो क्लास आपकी कट गई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमें किससे बचाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेयर से, नाइट्रोजन की लेयर से, ऑक्सीजन लेयर से या फिर ओजोन लेयर से? तो सूर्य की पराबैंगनी किरण होती, जो किरणें होती है उसको कौन सी परत सोखती है? तो इसे ओजोन परत सोख लेती है। कौन सी परत सोखती है? ओजोन परत सोखती है। और इसी परत को हम कभी कभी क्या कहते, इसी परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक धातु, जीवन रक्षक परत भी कहते हैं इसे। कौन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत भी इसे कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, एक समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? समान मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 110, 120, 100 से 30, 151, 160 या फिर 120 से 80? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि क्या होता है? तो 120 से 80 होता है समान मनुष्य का रक्तचाप जो होता है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन में ऑक्सीजन 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? O3 होता है। O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, 3 का मतलब होता है 3। तो जो ऑक्सीजन के परमाणु क्या होते हैं? ये 3 परमाणु ही होते हैं। इसे की यहाँ पर पूछा गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H12 या फिर C6H14 या CH3 या C1H8। तो हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, C6H14 होता है। ये किस तरह लिखा जाता है? कापी में आपके इस तरह लिखा जाए C6H14। यहाँ पर ये टाइपिंग में इस तरह नहीं लिख जा रहा था, इसलिए हमने C6H14 इस तरह लिख दिया है। ये हेक्सेन का सूत्र होता है। हमारे आज के समान विज्ञान के 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम आ गए हैं समान बुद्धिमत्ता। समान बुद्धिमत्ता मतलब आप सभी लोग समझते होंगे समान बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं। ये होता है एक रीजनिंग का पोर्शन होता है जिसे समान बुद्धिमत्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिखने में हल्की दिक्कत होगी, तो आप सभी लोग थोड़ा समझ लेना, और बाकी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे आप सभी लोगों को समझाने के लिए। तो हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक औरत एक, यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक औरत एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यह मेरी माँ की माँ, यहाँ पर ये माँ लिखा है, यह मेरी माँ की माँ का इकलौता, ये क्या लिखा? इकलौता लिखा, इकलौता इकलौता पुत्र है। तो उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? ये कहती है कि ये आदमी जो है, एक औरत खड़ी है वो कहती है कि ये आदमी जो है ये मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, तो मेरा इस आदमी से क्या संबंध है? तो मान लीजिए आप कोई औरत यहाँ पर खड़ी है, मान ली ये जो इन यहाँ पर है ये औरत है, ठीक। जो औरत होगी उसे आप माइनस कर देंगे और कह रहा मेरी माँ, मतलब औरत की माँ, ठीक। और उसके बाद फिर कह रहा मेरी माँ की माँ, मतलब उसकी भी औरत की माँ की भी माँ, मतलब ये यहाँ पर 3 पीढ़ी पे जा रही। कहाँ पर जा रहा है? 3 पीढ़ी पर जा रही है। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी, मतलब औरत जो है उसकी माँ, फिर उसकी माँ, फिर उसकी माँ का। कह रहे ये एक आदमी एक साथ कहते हैं मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र, ये मतलब मेरी माँ औरत को, ये खुद औरत है जो कि इसकी माँ ये है, इसकी माँ ये है, इसका जो पुत्र, इस पुत्र मतलब कोई भी होगा जिसे हम प्लस में कह लेंगे, जो कि इसका ही पुत्र होगा। तो क्या पता इस औरत का ये भाई ही हो, इस औरत का ये भाई भी होगा। और ये जो ये लड़की है, इस औरत का अगर भाई होगा तो इसकी माँ जो होगी, अगर माँ का भाई क्या होता है? माँ का भाई हमेशा क्या होता है? मामा होता है। क्या होता है? मामा होता है। और मामा की मतलब बहन जो होती है, भाई मामा की जो बहन मतलब जो बुआ होती है, बुआ की जो बेटी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भतीजी कहते हैं। और मामा उसे क्या कहेंगे? भांजी कहेंगे। तो वो जो संबंध होगा किसका संबंध होगा? भांजी का संबंध होगा। और वो आदमी जो होगा वो उस औरत का क्या होगा? तो उस औरत का वो मामा होगा। क्या होगा? मामा होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 पीढ़ी की बात की जा रही है। आप लोग हम थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। अब हमारे याद आया कि हम यहाँ पर गोला बना सकते हैं। मान लीजिए एक औरत ये खड़ी, कोई औरत ये खड़ी है, ठीक। वो कह रहे फिर एक औरत उसकी माँ की माँ ये है, फिर उसकी माँ की माँ ये है, मतलब ये तीनों उसको माँ की माँ। मान लो ये औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत, इसकी माँ ये और इसकी माँ ये। फिर ये कह रहा है कि जो है उसका इकलौता पुत्र है मेरी माँ की माँ का, यानी मेरी माँ उसके बाद माँ का इकलौता पुत्र होगा ये, तो मतलब इसका पुत्र होगा और इनका भाई होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 5, 17, 37, 65, 101। तो इसकी अगली श्रृंखला क्या होगी? ऊपर दिया गया है कि निम्न में से दी गई अगली श्रृंखला को पूरा करें। मतलब ये पूछ रहा है कि इस जगह पर क्या चीज़ लिखा जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है? 5 के बाद 17, 17 के बाद 37, 37 के बाद 101 आ गया है। तो यहाँ पर हमारे अगली संख्या क्या आएगी? तो 5 में 17 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 11 बचेंगे, और 37 में से यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? हमारे 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। अगर हम 37 और 65 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 20 यहाँ पर कितना? 28 होगा, 28 होगा। इसका फ़र्क, और 28 यहाँ पर होगा। तो ये जो 65 और 101 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 37 और 1 36 हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर? 36 हो जाएगा। तो 11 से 20 पे हम गए, यहाँ पर कितना जोड़े? प्लस किया तो 9 प्लस किए, और 20 से 8 पे गए, यहाँ कितने? 8 प्लस किए। और 28 से 36 पे जाएंगे तो हम यहाँ फिर भी कितना प्लस करेंगे? यहाँ पर भी 8 हम प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? यहाँ पर भी 8 प्लस करेंगे।
ये मतलब 11 जो होगा 70 11 होगा, तो 11 से 20 पे हम जाएंगे, यहाँ पर भी 8 होगा। टोटल हम कितना 8 8 प्लस कर रहे हैं, तो मतलब 36 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 101 में 36 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। और 37 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 37 में 8 जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 145। 37 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कितना होगा, 145, जो कि बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला इसी तरह दिया हुआ 33 नंबर, जिसमें लिखा 120 99 80 63, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो देख लीजिए आप 120 में से 99 कैसे आ रहा। तो 120 में से 99 यहाँ पर हम 21 घटा रहे हैं। कितना घटा रहे हैं, 21 को हम माइनस जब कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 99 आ रहा है। यहाँ पर 80 कैसे आ रहा, तो 99 80 मतलब यहाँ पर जब हमने 19 माइनस किया, कितना 19 माइनस किया, यहाँ पर 63 हमें कैसे आएगा। 63 80 में से अगर हम 63 लाएंगे तो 70 हो जाएगा। 70 7 यहाँ पर कितना, यहाँ पर हमने 17 हमें माइनस करना पड़ा। और 63 में से अगर हम 49 लाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 15 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 15, क्योंकि 3 इधर होगा 1 इधर, 4 हो जाएगा 50, और 50 यहाँ पर 14 माइनस करना पड़ेगा। कितना 14 माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद 21 21 से 19 19 17 17 से 14, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 2 माइनस हो रहा, ठीक 2 माइनस हो रहा, यहाँ पर भी 2 माइनस हो रहा, और यहाँ पर 3 माइनस हो रहा। तो यहाँ पर कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा। मतलब टोटल कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 14 और 3 कितना होता है 17। 49 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 में से अगर हमको 17 घटाना पड़ेगा तो कितना बचेगा, टोटल कितना 49। 49 में से मुझे 17 घटाना, 1 और 7 घटाना है, तो एक तरफ से यहाँ से यहाँ पर हमें 2 बचेगा, क्योंकि 7 में से, और यहाँ पर बचेगा हमें 3 बचेगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी मतलब 32 सही होगा। और ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें शायद कोई मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा से इसका ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ पर 32 होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, 32 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 34 है। मैं पूरब और मुँह किए हुए मैं एक आदमी जो है वो कह रहा है कि मैं पूरब को मुँह किए हुए हूँ, किस ओर, पूरब को मुँह किए हुए 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 145 डिग्री वार्मावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब मेरा मुँह किस दिशा में है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कहाँ पर कौन सी दिशा होती है। ये जो होता है ये क्या होता है, ये उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर होता है। इसके बाद ये क्या होता है, ये पूरब होता है, पूर्व होता है, ठीक। ये नीचे क्या होता है, नीचे ये दक्षिण होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है। ये कह रहा है कि मैं किधर, पूरब की ओर, इस ओर मुँह किए हुए खड़ा हुआ है आदमी। ये आदमी किस ओर, किधर कह रहा है, तो पूरब को इधर इस तरफ मुँह किए हुए खड़ा हुआ है। फिर ये कह रहा है कि मैंने 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री जो क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज जो होता है वो घड़ी की दिशा होती है। क्या होती है, जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज जो होती है वो घड़ी की दिशा होती है, मतलब क्लॉकवाइज वो कह रहा है मतलब 100 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इस इधर इस दिशा में 100 डिग्री घूम गया। कितना घूमा, 100 डिग्री। और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं फिर 145 डिग्री, कितना 145 डिग्री हमने वार्मावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो मान लीजिए इधर 100 डिग्री इधर घूमा, उसके बाद फिर अगर यहाँ से फिर इधर आएगा 145 डिग्री, कितना आएगा 145 डिग्री। तो कहाँ पर आ जाएगा वो, यहाँ पर। मतलब टोटल अगर 100 में से 145 घटा देंगे, 145 में से 100 घटा देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 45 डिग्री। अब हमको घूमना किधर है, तो 45 डिग्री किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब हमको घड़ी के विपरीत दिशा में अब घूमना है। कितना घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। तो आप समझ लीजिए अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं और हमको 45 डिग्री विपरीत दिशा में घूमना है तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, मतलब इस वाली जगह पर हम पहुँच जाएंगे। ये उत्तर हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो अब हम किस दिशा में पहुँच गए, उत्तर और पूरब में। कहाँ पर पहुँच गए, उत्तर और पूरब में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कौन सा, उत्तर और पूरब, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। हमारा क्वेश्चन आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हम आपको और अच्छे से तरह समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम जिधर मतलब हमसे जितना हो सकता है उतना हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार मैंने रीजनिंग पढ़ाई तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर का संबंध जो है, शेर का संबंध मांद से, मांद का संबंध शेर से है, तो दरबा का संबंध किस चीज़ से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मुर्गा, बिल्ली, घोड़ा या फिर गाय। तो किससे होगा, तो दरबा में कौन रहता है, दरबा में कौन रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कि दरबा में कौन रहता है, तो दरबा में मुर्गा रहता है। कौन रहता है, मुर्गा रहता है। ये थे आज के हमारे टोटल 35 प्रश्न, जो कि आप सभी के
आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में नाइस क्लास या फिर जय हिंद आप लिख सकते हैं, दो में से एक चीज़ कुछ भी लिख दीजिए। और बाकी आप कमेंट आप और भी कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो चीज़ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल आपको फिर एक पूरे फुल प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।